हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर का नाम देखिए, और अभी तक हम चैप्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया आ गया है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रॉप्स के बारे में और क्रॉप्स के प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम उसकी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्रॉप्स पे या फसलों पे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ साथ में हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है कि गुणवत्ता भी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि हम गुणवत्ता को ना देख करके सिर्फ प्रोडक्टिविटी का ही ध्यान दें। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ हम उत्पादन पे ध्यान देते हैं, हम वहाँ पे जो गुणात्मक सुधार हैं उन पे अगर हम ध्यान नहीं देते, क्वालिटी पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन है ये कुछ टाइम के लिए तो आपको क्या देगा, अधिक प्रोडक्शन आपको मिलता है, अधिक उत्पादन आपको मिलता है। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्या हो सकती हैं, इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मिट्टी पे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू ही नहीं है किसी फूड की तो उसे कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअली में हम फूड का इंटेक अगर हम कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसका हमारे पास एक रीज़न यही है कि हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसी फूड में अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो उसे हम ग्रहण कर भी लें तो क्या होगा, हमारा उचित पोषण नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों चीज़ें देखनी है, प्रोडक्टिविटी भी देखनी है, यानी कि हमें क्वालिटी भी देखनी है और क्वांटिटी भी देखनी है। क्लियर है? ये हमारे पास कुछ टॉपिक आते हैं जिसके बारे में हमने बात की है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर, आपने मेन्योर यानी कि खाद को पढ़ा, खाद की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में हमने बात की है। हमने यहाँ पर कंपोस्टिंग के बारे में बात की है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या डिफरेंस है ये हमने जाना। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर्स, क्या फीचर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, कैसे वो बनते हैं और वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि आप फर्टिलाइजर्स को यूज करते टाइम देखेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस को देखना है। मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, सिंपल सी बात है, आपको एक टेबल बनानी है और दोनों से एक एक पॉइंट को लेना है। जैसे कि मैन्योर, मैन्योर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, और उसी के साथ में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का जो निर्माण है वो कैसे होता है। आप देखेंगे कि जो उर्वरक, जो यहाँ पे खाद है, खाद के बनने में कितना टाइम लगेगा, फर्टिलाइजर्स कितने टाइम में बनते हैं या कहाँ बनते हैं, किस स्थान पे बनते हैं। फिर आप क्या देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे कि उर्वरकों का फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर आप देखेंगे मेन्योर या खाद का फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो जो इंस्टेंट आपको इफेक्ट देखने को मिलता है वो उर्वरकों के द्वारा यानी कि फर्टिलाइजर्स के द्वारा देखने को मिलता है। जैसे कि आपने किसी फसल में उर्वरक या फर्टिलाइजर्स यूज किए तो आपको एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे उत्पादन वहाँ पे बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू मेन्योर यानी कि खाद। खाद भी क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा, लेकिन खाद की तुलना में जो वहाँ पे उर्वरक है वो ज़्यादा उत्पादन देते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, दोनों की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ गया। अब हमने कहा सेफ्टी के पर्पज से हम देखेंगे कौन ज़्यादा सेफ है। हमने कहा मेन्योर या खाद ज़्यादा सेफ है क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से वो बना हुआ है। उर्वरक में हम देखते हैं कि वहाँ पे केमिकल्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन होगा, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये आप समझते हैं। तो हमने ये समझा था कि जो उर्वरक होते हैं उनका जो प्रयोग है वो एक सीमा तक ही हमें करना चाहिए, एक्सेस नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। तो हमने कहा कि बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का यूज़ ना किया जाए क्योंकि उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होगा। अब सॉइल पोल्यूशन होगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल की जो प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब होगी। सॉइल की प्रोफाइल डिस्टर्ब होगी तो आपने कहा सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हुई तो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होंगे और यहाँ पे उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आपको क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अ फार्मिंग
practice which involve no use of artificial chemicals, fertilizers and pesticides and completely rely upon organic matter known as organic farming. आपने बात की होगी, आपने सुना होगा, एक तो हमने फर्टिलाइजर्स का है, उर्वरक का है, एक और शब्द हमारे पास आता है जैसे कि हमने कहा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक, जो पेस्ट को क्या करेंगे, मारते हैं। ये जो कीटनाशक होते हैं क्या करेंगे, कीटों का नाश करेंगे। तो इससे पहले हमने जब बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात की थी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि एक फसल है जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी है, एक फसल है जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक है। इसकी उत्पादन क्षमता अधिक नहीं होगी जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसा हर बार नहीं होता है। आपको बस समझाया गया है कि क्या क्या चीजें, कैसे हम कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं, कैसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, एक नस्ल, एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हमने कहा था कि ये इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अधिक है लेकिन उत्पादन क्षमता अधिक नहीं है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि फली का आकार छोटा है, और भी इसके रीजन हो सकते हैं। हमने कहा दूसरा, हमारे पास दूसरी जो वैरायटी आती है इसमें इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अधिक है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम है। अब यहाँ से हमें उत्पादन चाहिए और यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, यानी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या होगा, जैसे हमने कहा कि जो फसल है जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे जो कीट हैं, जो पेस्ट हैं, वो फसल को बर्बाद कर सकते हैं। वहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो फसल को बर्बाद कर सकते हैं। आपने कहा कि जो फंगल डिजीज है वो फसल को बर्बाद करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, अलग अलग यहाँ पे डिजीज हो सकते हैं, चाहे वो माइक्रोब के थ्रू हो, चाहे वो पेस्ट के थ्रू हो या इंसेक्ट के थ्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो फसल ग्रो नहीं कर पा रही है किसकी वजह से, पेस्ट या कीटों की वजह से, वहां पर हम एक केमिकल का छिड़काव करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, कीटनाशक कहेंगे। नाम से ही पता है कि कीटनाशक क्या करता होगा। हम इस कीटनाशक का छिड़काव करते हैं यहाँ पे प्लांट में, इससे कीट मर जाते हैं और आपका जो प्लांट है, आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाती है। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बारिश होगी, आपने कहा आपने पौधों पे छिड़काव किया, मिट्टी पे छिड़काव नहीं किया, लेकिन जब बारिश होगी और वो जो केमिकल्स है वो फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बह करके वो पानी में चले जाएंगे, तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि सॉइल पोल्यूशन भी होगा और वाटर पोल्यूशन भी होगा। आपने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है, कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि क्या होता है, आर्टिफिशियल जो केमिकल्स है वो यूज नहीं किए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो यानी कि उर्वरक हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, और कम्प्लीटली किस पे डिपेंड यहाँ पे रहते हैं, आपने कहा ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों कर रहे हैं, आपको इसी लाइन से पता चल गया होगा, क्योंकि हमने कहा केमिकल्स का यूज हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हम मिट्टी में होने वाले पोल्यूशन को बचा रहे हैं, मिट्टी में जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचाएंगे, पानी में जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, organic farming use healthy cropping systems such as crop rotation, intercropping, mixed cropping. Organic matter used in organic farming. आपने कहा कि यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो फिर इसका मतलब हमें जो उत्पादन है वो अधिक नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे फार्मिंग की, हमने कहा हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होगी, हमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं करा रहे, सिंपली कीटनाशक का छिड़काव किया और हमारी जो फसल है अब वो ग्रो हो पा रही है। हमने कहा हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं और वहां पर हमें क्या देखने को मिला है, उत्पादन क्षमता अधिक देखने को मिली है। अगर हम इन सब का यूज नहीं कर रहे हैं तो कैसे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इनहांस हो सकती है। हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग अलग टेक्निक्स को यूज करता है जिससे कि उत्पादन भी बना रहे और जिससे क्वालिटी भी बनी रहे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हम करते देखिए, आपको बोला गया है रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है, हमने अपने घरों में ये पारंपरिक खेती में सारी चीजें यूज की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं है। देखिए रोटेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली आपने क्या की है, धान की कटाई देखी होगी। धान की कटाई जब होती है कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद नहीं, ये नवंबर का टाइम है, अक्टूबर टू नवंबर में अब क्या देखते हैं हम, अब हम गेहूं को बो रहे हैं। कटाई किसकी की, हमने धान की, अब हम गेहूं को बोएंगे। गेहूं के साथ साथ आप कुछ जैसे कि हम पी यानी कि मटर को हम बोते हैं, जैसे कुछ पल्सेस होती हैं आप उन्हें भी बोते हैं। ठीक है,
हमने क्या किया, क्रॉप रोटेशन किया। अब आप गेहूं की कटाई करेंगे तो गेहूं की कटाई के बाद आप कुछ और बोएंगे। हमने धान की कटाई के बाद धान नहीं बोया है, या गेहूं की कटाई के बाद गेहूं नहीं बोया है, हमने दूसरी फसल वहां पे बोई है। इसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब इससे आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम रोटेट करके क्या करें, फसल को ग्रो करवा रहे हैं, या हमने सेम फसल को वहां पे नहीं उगाया है। आपने देखा होगा कि हर एक जो जीव होता है या हर एक प्राणी होता है, हम मनुष्य को लेकर के चलते हैं सबसे पहले। हर एक मनुष्य जो होता है उसकी जो आपने कहा उसकी जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो फिजिकली बहुत एक्टिव होता है उसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। जो यहाँ पर आपने कहा कि जो फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं है, जिसका काम बैठे बैठे है, उसे प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमने कहा कि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। आपने देखा होगा कभी किसी को, कोई थोड़ा सा खाता है और वो मोटा हो जाता है, कोई कितना भी खाए वो मोटा नहीं होता है। तो ये हमें बताता है अलग अलग बॉडी टाइप के बारे में, और बॉडी टाइप अलग अलग है तो न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए और दूसरे मनुष्य को सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए। सारे पोषक तत्व तो सभी को चाहिए, उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है। ऐसे हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स की जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि धान को कुछ और न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में चाहिए, और गेहूं जब हमने बोई तो गेहूं में हमने कहा कि जो दूसरे पोषक तत्व है वो उन्हें अधिक मात्रा में चाहिए। आपने 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखे थे, 16 आवश्यक तत्वों के बारे में हमने बात की थी। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है, कुछ की रिक्वायरमेंट धान को अधिक थी और कुछ की रिक्वायरमेंट गेहूं को अधिक थी। क्रॉप रोटेशन से ये होता है कि जो फसल है, हमने कहा जो फसल है वो अलग अलग फसल है। आप समझते हैं धान अलग है और गेहूं अलग है, दोनों की फीचर्स अलग हैं। दोनों के फीचर्स अलग है तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होंगी। तो अगर हम एक ही प्रकार की फसल को बोएंगे तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व तो मिट्टी से लिए जाते हैं। और अगर कंटिन्यूटी में अगर ये पोषक तत्व लिए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप एक ही फसल को बो रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी देखी जाएगी आपको, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी कि पोषक तत्व की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो दूसरी फसल है वो सेम जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें उतनी ही मात्रा में नहीं ले रही है, कम या ज्यादा वहां पर हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा क्रॉप रोटेशन होता है, इंटर क्रॉपिंग होती है, मिक्स क्रॉपिंग होती है। मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं ही गेहूं बो दिए हैं, आप गेहूं के साथ कुछ और भी बोते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे अब देखा होगा कि एक फसल के साथ हम बहुत सारी चीजें बोते हैं वहां पर। जैसे गेहूं के साथ आपने मटर के जो पौधे हैं वो बो दिए हैं, आपने कुछ दाल जो मसूर की जो दाल होती है आपने वो बो दी है। अगर हम जैद की फसल को देखेंगे तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे पास क्या होंगी फसलें होंगी, वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को ले रही हैं, साथ में ग्रो कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने कहा ऑर्गेनिक जो मैटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं मेन्योर को। मेन्योर क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आप समझते हैं। हम यूज कर रहे हैं बायो एजेंट सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करें एज अ, यहाँ पे अपने का खाद हम कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये भी क्या करेगी, जो मिट्टी है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनहांस करेगी। बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपने कहा फर्टिलाइजर्स तो केमिकल होंगे, हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। बायो जहाँ पे ऐड हो गया है वो लिविंग होते हैं। ठीक है। नीम लीव्स एंड टर्मरिक एज अ बायो पेस्टिसाइड। अब आपने कहा पेस्टिसाइड अगर हम नॉर्मली कहें तो वो केमिकल से बने होते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं तो नीम की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो टर्मरिक होती है यानी कि जो हल्दी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायो पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब स्टोरेज हम करते हैं तो नीम की पत्तियां, अखरोट की पत्तियां, ऐसे हम उसके ऊपर से रखते हैं, जो भी हमारा अनाज होता है उसके ऊपर से रखते हैं। ये सारी पारंपरिक खेती में आप देखते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि वो पत्ते रखने का क्या अर्थ होता है, जिससे कि वो जो अनाज है वो खराब ना हो। तो क्या क्या चीजें हमने समझी हैं, हमने कहा वर्मी कंपोस्ट, हम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को, मेन्योर को, बायो फर्टिलाइजर्स को, एनिमल हस्बेंड्री, अच्छा ये अलग आता है। हमने कहा ग्रीन लीफ मेन्योर्स है, क्रॉप रोटेशन है और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हम आगे जाके पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। एक बार देखिए ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से लाभदायक है हमारे लिए। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें हम बात करेंगे
क्रॉपिंग पैटर्न्स की। क्रॉपिंग पैटर्न्स जैसे कि हमने अभी कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये इन सब का मतलब क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। आप एक बार लाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक पारंपरिक खेती ही पढ़ रहे हैं। बस इसमें आप देख रहे हैं कि मैन्योर अगर हम यूज करें तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स करते हैं तो उसके क्या फीचर्स होते हैं। आपने कहा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। ठीक है, अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है क्या करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। हमारे पास आते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। क्या होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग? सिंपल सी बात है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपने कहा कि ये क्या है, ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रही है कि जो प्याज जो है वो प्याज लगाई गई है, अनियन, जो छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये बीच में आपका जो धनिया के पौधे होते हैं वो लगाए गए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये होती है गोभी। ठीक है, कॉलीफ्लावर आई थिंक। तो यहाँ पे क्या है, कॉलीफ्लावर है। फिर आप देख रहे हैं फिर से, तो अलग अलग रो में अलग अलग हम क्या उगा रहे हैं, फसलों को उगा रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा कि जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, जैसे मूली हो सकती है, या फिर आपने कहा शलजम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने कहा कि ये प्याज और लहसुन के जो पौधे होते हैं वो हो सकते हैं, बीच में ये धनिया के पौधे हो सकते हैं, ये फिर से हमारे पास आती है गोभी, और ये फिर से आपके पास धनिया आता है। क्या है ये, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। क्लियर है, ऐसा होता है, हम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे आप जैसे क्यारी बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, बीच में कुछ और बो दिया, बाउंड्री में कुछ और बो दिया है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। हमने कहा सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, इट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में, एक ही खेत में हम 2 से अधिक फसलों को यहाँ पे क्या करते हैं, उगाते हैं। क्लियर? ठीक है, हमने कहा द मेन एम ऑफ दिस क्रॉपिंग मेथड इज टू इंश्योर सम हील्ड इवन इफ वन ऑफ द क्रॉप फेल टू ग्रो प्रॉपरली। आपने कहा मुख्य इसका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि अगर आप एक में, जैसे कि आपने कहा 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 अलग अलग प्रकार के पौधों को, 4 अलग अलग प्रकार के क्रॉप को उगाया है। होता ये है कि इनमें से अगर 1 या 2 ग्रो नहीं भी हो पा रहे हैं तो बाकी के जो 2 हैं वो ग्रो हो जाती है। इट मीन्स कि आपने कुछ बोया है और अगर वो ग्रो नहीं हो पाए तो दूसरी जो आपकी फसल है वो ग्रो हो सकती है। अगर आपने सिर्फ एक ही बो रखी है तो क्या होगा कि कुछ भी वहां पे आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है। तो सबसे जो पहला एम है वो ये है, आपने कहा द सीड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड एंड प्लांटेड टुगेदर। आपने कहा हम क्या करते हैं, सारी फसलों के जो सीड है उन्हें मिक्स कर देंगे और उन्हें बो देंगे। ये हम अपने, फिर से मैं कह रही हूँ, हमारी जब क्या होती है घरों में जब बुआई होती है तो क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहा कि मंडुए को आप बो रहे हैं या गेहूं को आप बो रहे हैं, तो उसमें आप कुछ और जो भी सीड हैं वो क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे कि गेहूं के जो दाने होते हैं, गेहूं के जो बीज होते हैं, उनमें आप और जो चीजें हैं, जो भी आपको उगाना है, चाहे आपको मटर उगानी है, चाहे आपको दाल उगानी है, आप उसी में मिक्स करेंगे और उनको साथ में वहां पे बो देंगे। तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, अलग अलग नहीं बोना पड़ता है, सारी सीड्स को आप मिक्स करेंगे और एक साथ वहां पर उन्हें बो देते हैं। सम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द क्रॉप्स। कुछ फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आते हैं, व्हीट एंड ग्राम, व्हीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ हम क्या क्या यहाँ पे यूज करते हैं, आपने क्या, मस्टर्ड, सरसों के खेत देखे हैं, गेहूं में सरसों भी होता है, गेहूं में मटर के दाने भी होते हैं, गेहूं में जैसे आपने कहा ग्राम। ठीक है, तो अलग अलग जो दालें हैं वो वहां पर गेहूं के साथ उगाई जाती हैं, या अलग अलग जो फसलें हैं वो गेहूं के साथ हम उगा सकते हैं। जैसे हमने कहा ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मिश्रित फसल के बारे में। आपने कहा ये एक पैटर्न है, फसल पैटर्न है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाई जाती हैं। इस फसल पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई फसल ठीक से विकसित नहीं हो पाती है तो कुछ फसलें ठीक हो जाएंगी। यानी कि अगर 4 फसलें अपनी बोई हैं, 4 में से 1 या 2 ग्रो नहीं भी हो पा रही हैं तो 1-2 ग्रो वहां पे हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रो नहीं होगी। विभिन्न फसलों के बीजों को मिलाकर एक साथ क्या किया जाता है, रोपा जाता है। रोपाई की भी अलग अलग टेक्निक होती हैं। अगर हम गेहूं की बात करें या हम धान की बात करें या हम मंडुए की बात करें तो हम सिंपली उन्हें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे फसलें होती हैं जैसे जो दालें होती हैं, दालों को हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो वहाँ पे
स्पेस होता है वहां पर बुआई की जाती है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे फेंक करके कहीं पे उन्हें बो देते हैं। सभी फसलों के लिए समान उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, सेम ही फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे सेम फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। सेम फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी। आप गेहूं और चना दोनों के साथ बो सकते हैं, गेहूं के साथ सरसों भी बो सकते हैं, और मूंगफली और सूरजमुखी इन्हें हम साथ बो सकते हैं। तो चलिए एक बार नोट कीजिए क्या होती है मिश्रित फसल। तो ये हमने पढ़ा है मिश्रित फसल के बारे में। अगली हेडिंग हमारे पास आती है इंटरक्रॉपिंग। क्या होती है इंटरक्रॉपिंग? It is a cropping method in which two or more crops are grown together in a field but in a specific pattern. देखिए, इंटरक्रॉपिंग में भी क्या है, हम दो या दो से अधिक फसलों को क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में ग्रो कराते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने कहा कि मिश्रित फसल में या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग में और इंटर क्रॉपिंग में डिफरेंस इतना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम सारे सीड को इकट्ठा कर रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं और बो दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक फसल साथ में तो उगाएंगे, लेकिन एक अलग से पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, विशिष्ट यहाँ पे क्या होगा, क्रम होगा। आपने कहा द सीड ऑफ दीज क्रॉप्स आर नॉट कंबाइंड बिफोर प्लांटेशन। ऐसा नहीं है कि हम सारे बीजों को मिक्स कर देंगे, सारे बीजों को इकट्ठा कर देंगे। प्लांटेशन से पहले या बोने से पहले हम उन्हें क्या करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। बोथ द क्रॉप्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स। आपने कहा कि अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमने मिक्स क्रॉपिंग में क्या कहा था कि यहाँ पर सेम टाइप के ही फर्टिलाइजर्स यूज हम करते हैं। अगर हम बात करें इंटर क्रॉपिंग की, तो इंटर क्रॉपिंग में अच्छा फर्टिलाइजर्स जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, ध्यान रखिए। हमने कहा कि इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही प्रकार के उर्वरकों का यूज किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेथड इज टू इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। इसका मेन और मुख्य जो उद्देश्य ये है कि अधिकतम हमें क्या मिले, यहाँ पे उत्पादन मिले। सिंस द क्रॉप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, दे वुड यूज मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने कहा क्योंकि हम अलग अलग उर्वरकों का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनके जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है या पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो अलग अलग होगी, और इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ये आसानी से ग्रो हो सकते हैं और सॉइल से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। डिजीज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजिली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स। आपने कहा कि होता क्या है, अगर हम सेम टाइप की क्रॉप को अगर बो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फसल बोई है, गेहूं की बोई है, उसमें कोई फंगल डिजीज लग गई है, अगर एक पौधे में फंगल डिजीज लगती है तो वो क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है, पूरी फसल जो है वो उससे क्या होगी, इन्फेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रकार की फसल को बोते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक फसल पे वो सेम जो इन्फेक्शन आ गया है वो सारी फसलों पे आएगा, क्योंकि आपने कहा कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते, हो सकता है कि दूसरी जो फसल है वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उस पर कोई क्या है असर ना पड़े। तो यहाँ पे होता है कि एक फसल खराब हो गई है तो दूसरी ऐसे खराब नहीं होगी। एग्जाम्पल है जैसे सोयाबीन एंड मेज, फिंगर मिलेट्स एंड कॉफी। क्या बोला हमने इंटरक्रॉपिंग में, यह एक फसल पद्धति है जिसमें एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, लेकिन विशिष्ट पैटर्न में, एक विशिष्ट क्रम में उगाया जाता है। रोपण से पहले इन फसलों के बीजों को मिश्रित नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया, गेहूं के साथ हमने जो सीड हैं उन्हें मिक्स किया, जैसे कि आपने कहा कि जो सरसों होता है, मस्टर्ड होता है, हमने मिक्स किया और बो दिया। लेकिन मैंने कहा कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक पैटर्न में या स्पेसिफिक रीजन में बोते हैं। आपने अगर गांव घरों में देखा होगा तो वो क्या करते हैं कि बीच में उन्होंने कोई भी अनाज को बो दिया है, और जो खेत होते हैं, खेत के जो सबसे कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर में क्या किया जाता है, दाल जो होती है उनके जो बीज हैं वहां पर बोए जाते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में बोया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे जो सीड हैं उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। दोनों फसलों में अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का यूज किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य फसलों के अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना है, उत्पादकता सुनिश्चित करना है। चूंकि फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसीलिए वो मिट्टी से अधिकतम पोषक तत्वों का उपयोग करेंगे, ठीक है। रोग एवं कीट भी सभी फसलों में आसानी से नहीं फैलेंगे। एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाते हैं। चलिए नोट कीजिए क्या होती है अंतर फसल या फिर इंटर क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। तो अभी तक जैसे आपने दो फसलों के बारे में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, आपने पहले भी इनके बारे में सुना है। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं,
In this cropping method, different types of crops are chosen and irrigated on the same piece of a land sequentially. आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, different types of crops are chosen and irrigated on the same piece of a land sequentially. सीक्वेंस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, बोते हैं, लैंड सेम होगी लेकिन अलग अलग जो क्रॉप होंगे उन्हें हम सीक्वेंस से यहाँ पे बुआई करते हैं. The rotation of crops depend upon the soil, climate, weather, retention of the soil. हमने बोला कि यहाँ पर जब हम रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं सीजन, हम देखते हैं, हमने क्या बोला सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, हमने क्या समझा इसमें कि हम सीजन के अकॉर्डिंग ही फसल को बोते हैं, उनकी रोटेशन करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है रोटेशन के बारे में कि यहाँ पर सबसे पहले ईयर में क्या हुआ, मॉल्ट एंड बार्ले को किया गया. सेकेंड ईयर में क्या हुआ, स्प्रिंग व्हीट को यहाँ पे उगाया गया. थर्ड में क्या हुआ, आपने कहा पोटैटो, उसके बाद आपने क्या किया, माल्ट एंड बार्ले. तो एक क्या चल रहा है, एक पूरा सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है. अब यहाँ पे ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके दिखाया गया, ऐसा नहीं होता है कि आप 2-3 सालों बाद किसी फसल को बोते हैं. अगर हम देखें तो एक साल में ही हम क्या करते हैं, पूरा क्रॉप रोटेशन को हम देख सकते हैं. जैसे हमने कहा कि यहाँ पे धान को बोया गया था, और जब धान को बोया गया तो आपने कहा अभी धान की कटाई भी, ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर में धान की कटाई होती है, वहीं सितंबर टू अक्टूबर में धान की कटाई हुई, और अक्टूबर टू नवंबर में हमने कहा कि फिर से हमने क्या कर दिया है, गेहूं को बोया, फिर गेहूं की कटाई मार्च टू अप्रैल में होती है. तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन को यहाँ पर देख रहे हैं. हमने कहा कि यहाँ पर ये सॉइल, क्लाइमेट और वेदर, वाटर और वेदर पे क्या करती है, डिपेंड करती है. ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस प्लांट को कितना जो डे लाइट हम जो डे लेंथ हम देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, या फिर हम देखते हैं कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, या हम देखते हैं कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट है. इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फसल को बोएंगे. आपने कहा हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल, कि जो क्रॉप रोटेशन है वो कैसे लाभदायक है. If farmers grow the same crop on a land for long terms, the same nutrients keep on depleting from the soil, which leads to a decrease in the soil fertility. सेम वही चीज हमें बताई गई है. अगर हम एक ही खेत में एक ही प्रकार के फसल को बोते हैं तो एक ही प्रकार के पोषक तत्वों को उस मिट्टी से लिया जाएगा, और एट लास्ट हम देखते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हमें देखने को मिलती है. अब पोषक तत्वों की कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा कि जो उत्पादन है वो क्या होगा, कम यहाँ पर होगा. But when the crop with a different nutritional requirement are grown, the soil nutrients get enriched and the fertility of land is maintained. आपने कहा अगर हम अलग अलग प्रकार के फसलों को उस खेत में बोते हैं, क्या होगा, आपने कहा कि एक टाइम पे आपने एक फसल बोई, उसने न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, एब्जॉर्ब किया. फिर सेकंड टाइम में आपने दूसरी फसल को बोया, उसने कुछ अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उन्हें एब्जॉर्ब किया. अब ऐसा नहीं होता है कि दोनों एकदम अलग ही पोषक तत्वों को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं. बस ये डिफरेंस इतना आता है, हो सकता है कि सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो सकता है डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हो, बस उनकी जो क्वांटिटी होती है उनमें वेरिएशन आ जाता है. ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप दूसरी क्रॉप को बोते हैं तो हो सकता है कि वो जो पहली क्रॉप में जो न्यूट्रिएंट्स वहां पर एब्जॉर्ब हो रहे थे वो दूसरी क्रॉप उनका उतना यूज नहीं कर रही है या कम यूज कर रही है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें वहां पे मिट्टी में और ऐड होने का टाइम मिल जाता है. जैसे कि ऐड कैसे होता है, अलग अलग वेज होते हैं. जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ऐसे ही आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, सॉइल में ऐड होते रहते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स आर नॉट सस्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. आपने क्या, ऐसा नहीं होता है कि हर एक जो प्लांट है वो हर प्रकार के पेस्ट है, हर प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे इन्फेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉप रोटेशन करते हैं. प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ रोटेशन कैन लीड्स टू अ बेटर यील्ड. आपने कहा अलग अलग फसलों को आप बोएंगे, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंसली उन्हें बोएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन में आपको यहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है. Crop rotation allow the reduction in the number of fertilizers and pesticides on the field. आपने कहा अगर हम क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सेम वही चीज पढ़ी. ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के जो पेस्ट होते हैं वो हर प्रकार के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, कुछ को कर सकते हैं और कुछ पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है. क्लियर है इतना कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है. एक बार आप पढ़िए सारे पॉइंट्स को. चलिए, अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, आप क्रॉप रोटेशन के बारे में आप
पढ़ के आएँगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप अपने घरों में अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छे से समझा पाएँगे। सबसे पहले आपको ये बताना है क्रॉप रोटेशन से आपका क्या मतलब है कि आप क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं सेम फील्ड में, एक ही खेत में आप हर बार एक ही प्रकार की फसल को नहीं बोते हैं। आपने एक सीज़न में एक फसल बोई, दूसरे सीज़न में दूसरी फसल बोई, फिर तीसरे फसल में आप हो सकता है कि वो पहली फसल को बो रहे हैं या हो सकता है तीसरे सीज़न में आप कुछ अलग फसल को बो रहे हैं। आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पूछ के आएँगे कि क्रॉप रोटेशन के क्या-क्या एग्जाम्पल वहाँ पर होते हैं। अगर आप रीज़न पूछेंगे कि आप क्यों अलग-अलग फसल को अलग-अलग सीज़न में बोते हैं या आप सेम फसल को उसी फील्ड में हर बार क्यों नहीं बोते हैं, तो आपको उनसे भी बहुत सारे रीज़न या बहुत सारे आपको पॉइंट्स सीखने को मिल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप अपने बड़ों से अपने घर में सबसे पूछेंगे जिसके आपको लगता है कि वो आपको बता सकते हैं क्रॉप्स के बारे में, फसल के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।